बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म्स ये प्लांट्स का सबसे एडवांस ग्रुप है और आपको याद होगा एंजियोस्पर्म्स को क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स भी कहा जाता है। ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और इनके सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। ये आपको जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट दिखाया है, फ्लावरिंग प्लांट, आप देख रहे हैं इसकी ये जो प्लांट बॉडी आपको नजर आ रही है, दिस इज इट्स स्पोरोफाइट। अभी आपने इसका गैमेटोफाइट रिकग्नाइज करना है कि इसका गैमेटोफाइट कहाँ होगा। बहरहाल पहले आप ये इसका स्पोरोफाइट देख लीजिए। इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक शूट सिस्टम है इसका और दूसरा रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम, इसमें आप देख रहे हैं स्टेम है इसका, उसके बाद फिर इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। ब्रांचेस के ऊपर आपको लीव्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा फ्लावर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और फ्लावर्स के साथ साथ ये फ्रूट आपको नजर आ रहा है। तो ये सारा पोर्शन इसका शूट सिस्टम कहलाता है। और दूसरी तरफ रूट सिस्टम जो कि अंडर द ग्राउंड पार्ट है, तो इसमें आप मेन रूट देख रहे हैं और इस मेन रूट के अलावा ये ब्रांच रूट्स आपके सामने नजर आ रही हैं और उन ब्रांच रूट से फिर मजीद ब्रांच रूट्स निकल रही हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक रूट सिस्टम नजर आ रहा है जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। और शूट सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी अपना अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं। जैसा कि स्टेम आपको नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रूट ये सीड को प्रोटेक्ट करता है और सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है, लीफ फोटोसिंथेसिस करता है और इससे पूरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। और इसके अलावा फ्लावर जो कि इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हम मेनली कंसर्न है विद फ्लावर क्योंकि हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइफ साइकिल के अंदर हमने देखना है कि ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करता है। तो एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्शन ऑफ दिस प्लांट। तो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड फ्लावर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इस फ्लावर में आपको सबसे जो पहला पार्ट नजर आ रहा है वो है इसका स्टॉक ऑफ द फ्लावर, आल्सो नोन एज पेडिसल। इसे पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर की जो डंडी होती है, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। बाज़ ये फ्लावर जो होते हैं ना, ये किसी टहनी के ऊपर, किसी ब्रांच के ऊपर केले मौजूद होते हैं। यानी एक ब्रांच है और उसके ऊपर ये लीव्स वगैरह लगे हुए हैं और लीव्स के साथ साथ एक सिंगल फ्लावर आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। सो अगर ये इस तरह से एक सिंगल फ्लावर किसी प्लांट की टिप के ऊपर आपको नज़र आए, ये फ्लावर आपको दिखाया है, तो ऐसा फ्लावर होगा सॉलिटरी फ्लावर। ऐसा फ्लावर क्या होगा? सॉलिटरी। ठीक है, ये सॉलिटरी फ्लावर है, अकेला। सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, तो ये सॉलिटरी फ्लावर कहलाएगा। लेकिन अक्सर केसेस में आपको नजर आएगा कि एक टहनी के ऊपर जहां पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये फ्लावर्स इस तरह से एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होंगे और डिफरेंट फॉर्म्स में ये ग्रुप अरेंज्ड होगा। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, एक फ्लोरल एक्सिस जिस पर ये फ्लावर लगे हुए उसके ऊपर ये फ्लावर्स स्पेसिफिक अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। इसे क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और अगर ये फ्लावर अकेला हो किसी ब्रांच के ऊपर तो उसे सॉलिटरी फ्लावर कहा जाएगा। और अगर ये फ्लावर स्टॉक पजेस करता हो तो इसे पेडिसिलेट कहेंगे, पेडिसल कंटेनिंग फ्लावर। और सम टाइम ये फ्लावर विदाउट पेडिसल होता है तो तब आप इसको सेसाइल फ्लावर कह सकते हैं। इन दैट केस द फ्लावर इज नोन एज सेसाइल। ठीक है, सेसाइल फ्लावर का मतलब है विदाउट पेडिसल। सेसाइल फ्लावर इज द फ्लावर विच डज नॉट possess पेडिसल। तो विदाउट पेडिसल द फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। अच्छा, आप इस फ्लावर में स्टॉक के बाद जो दूसरा पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड
रिसेप्टिकल या इसको थैलेमस भी कहा जाता है, ठीक है, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल ऑल्सो नोन एज थैलेमस, थैलेमस। सो ये फ्लावर का थैलेमस या रिसेप्टिकल कहलाता है। सो थैलेमस या रिसेप्टिकल, इसके ऊपर बकाया सारे फ्लोरल लीव्स अटैच होते हैं, ठीक है। पेडिस्टल के ऊपर ये इस तरह एक बेस बनी हुई है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और बकाया जो फ्लोरल लीव्स हैं वो इसके ऊपर अटैच होंगे। असल में ये जो फ्लावर होता है ना, ये एक शूट है। फ्लावर बेसिकली इट इज अ मॉडिफाइड शूट, यानी ये भी एक शूट है, ये ब्रांच है एक, लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस के लिए ये मॉडिफाई हो चुकी है शूट। सो वो पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन। तो जिस तरह से बाकी शूट्स के ऊपर, बाकी ब्रांचेस के ऊपर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली फ्लावर जो कि एक मॉडिफाइड शूट है, इसमें भी लीव्स प्रेजेंट हैं, और इसके जो लीव्स होंगे उसे फ्लोरल लीव्स कहा जाएगा, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ फ्लोरल लीव्स। इसके लीव्स को क्या कहते हैं? फ्लोरल लीव्स। तो ये फ्लोरल लीव्स 4 किस्म के हैं। These floral leaves are of 4 different kinds। उनमें सबसे पहला जो फ्लोरल लीफ की किस्म है, सबसे पहली किस्म फ्लोरल लीव्स की, वो ग्रीन कलर के फ्लोरल लीव्स हैं जो बिल्कुल बाहर की जानिब मौजूद होते हैं। इन्हें कहते हैं सेपल्स। तो सेपल केला अगर हो, ये सिंगल लीफ हो तो सेपल, लेकिन अमूमन ये अकेला नहीं होता, इसका पूरा एक वर्ल बना होता है। मैंने टर्म यूज की है वर्ल, ठीक है। वर्ल का मतलब है सर्कल, ठीक है, पूरा एक वर्ल बना हुआ है। वर्ल मीन्स सर्कल, यानी जैसे अगर हम इसको ओवरव्यू से, ऊपर से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और यूं सेक्शन कट करें, तो आपको सबसे बाहर की तरफ ये एक वर्ल नजर आएगा ऐसे करके, फिर उसके अंदर की तरफ एक और वर्ल नजर आएगा, फिर उसके अंदर की तरफ एक और वर्ल। तो इस तरह से ये सारे लीव्स यूं वर्ल में अरेंज हैं, सर्कल्स में अरेंज हैं, सबसे बाहर से फिर अंदर की तरफ ये वर्ल अरेंज होते चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ल है, this whirl consists of sepals which are green colored leaves। तो ये जो पहला whirl sepals का whirl है, this whole whirl is called calyx। पूरे whirl को क्या कहते हैं? calyx। the individual member is known as sepal but the whole whirl is known as calyx। पूरा जो whirl होगा उसे calyx कहा जाएगा और individual member को क्या कहते हैं? sepal। उसके बाद फिर इसके अंदर की जानिब आपको एक और whirl नजर आएगा जो कि ग्रीन कलर के बजाय डिफरेंट कलर के ये लीव्स पर मुश्तमिल कलेक्शन होगा। किसी फ्लावर में ये रेड हैं, तो किसी फ्लावर में किसी और कलर के होंगे, किसी फ्लावर में किसी और कलर के होंगे। तो ये वेरियसली कलर्ड लीव्स जो कि सेपल्स के अंदर की जानिब मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स का जो कंप्लीट वर्ल होगा, क्योंकि पेटल भी एक नहीं होती, सेवरल पेटल्स आर देयर, तो पेटल्स का कंप्लीट वर्ल कहलाता है क्रोला। क्रोला, आपने ये ट्योटा क्रोला का नाम सुना होगा। तो क्रोला का मतलब होता है फूलों की पत्तियां, ठीक है। तो ट्योटा क्रोला यानी ट्योटा वालों की फूलों की पत्तियां। तो ये क्रोला दरअसल पेटल्स का कंप्लीट वर्ल है। तो पहला वर्ल कौन सा था? कैलिक्स, उसके अंदर क्रोला। कैलिक्स का इंडिविजुअल मेंबर सेपल और क्रोला का इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा? पेटल। समझ आ गई भाई? अच्छा, ये जो दोनों वर्ल्स अभी तक हमने डिस्कस किए ना, कैलिक्स एंड क्रोला, दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। इनको एक्सेसरी वर्ल्स कहा जाता है। दीज आर एक्सेसरी वर्ल्स, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है। एक्सेसरी वर्ल्स इन्हें कहा जाता है। एक्सेसरी इसी वजह से कि इनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से नहीं है। दीज आर एक्सेसरी वर्ल्स। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, they just provide protection to the reproductive parts. And what are those reproductive parts? The reproductive parts are called stamen and the pistil, या इसको कार्पल भी कहा जाता है। पिस्टल या कार्पल भी इसे कहते हैं। तो ये पिस्टल या कार्पल, ये दरअसल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अच्छा, स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं आमतौर पर, और पिस्टल इसके लिए ये साइन यूज किया जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल या कार्पेल, और जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टैमन कहा जाता है। अमूमन स्टैमन भी एक से ज़्यादा मौजूद होते हैं, और अगर ये एक से ज़्यादा मौजूद हैं
तो कंप्लीट वर्ल ऑफ स्टेमन यानी तमाम स्टेमन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? ऑल द स्टेमन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी मैंने कैलिक्स और क्रोला के बारे में बताया ना कि कैलिक्स इज द वर्ल ऑफ सेपल्स, क्रोला इज द वर्ल ऑफ पेटल्स, सिमिलरली एंड्रोशियम इज द वर्ल ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन के अंदर आप देख रहे हैं दो पार्ट्स हैं। स्टेमन में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है नोन एज फिलामेंट, और इसके टिप के ऊपर एक हेड बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एंथर। तो एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द स्टेमन, और तमाम स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहा जाएगा। दूसरी तरफ ये जो पिस्टल या कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें भी आपको 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, जैसे इस फ्लावर के अंदर आपको सिर्फ एक पिस्टल या कार्पल दिखाया है, लेकिन कई एक फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा ये पिस्टल या कार्पल्स मौजूद होते हैं। अगर ये कार्पल्स एक से ज्यादा मौजूद हो तो इनका जो कंप्लीट वर्ल होगा, दैट कंप्लीट वर्ल इज नोन एज गायनोशियम। गायनोशियम, द कंप्लीट वर्ल ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गायनोशियम। और अगर ये अकेला है तो फिर आप इसको पिस्टल कहेंगे। और ये सिंगल पिस्टल आप देखें, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसकी टिप एक एक्सपेंडेड टिप है, हेड लाइक टिप, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। और उसके बाद एक नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है नोन एज स्टाइल, और उसके बाद एक स्वेलन बेसल स्वेलन पोर्शन है, दिस इज नोन एज ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द पिस्टल और कार्पल। तो ये दोनों वर्ल एंड्रोशियम और गायनोशियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाएंगे, और जबकि ये एक्सेसरी वर्ल्स ये जस्ट प्रोटेक्शन के साथ कंसर्न थे। तो हम चूंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने आगे फर्दर स्टेमन और कार्पल को डिटेल से देखना है। पहले जरा देखिए स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसे है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। Structure of stamen and sporogenesis and microsporogenesis. Microsporogenesis. देखो स्टेमन जो है ना वो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। चूंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसने माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि माइक्रोस्पोर्स दरअसल मेल स्पोर्स को कहा जाएगा। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि स्टेमन बेसिकली ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। उसमें देखिए ये एक पार्ट इसका ये स्टॉक जिसे फिलामेंट कहा जाता है, और दूसरा इसके ऊपर ये इस तरह से हेड लाइक पोर्शन है, इसे कहते हैं एंथर। तो ये 2 हिस्से हैं इसके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट इसके 2 पार्ट्स हैं। असल रीजन इसका एंथर। एंथर को अगर हम डायसेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ हमें यूं दिखाई देगा। इसको डायसेक्ट किया जाए तो आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें 2 लोब्स नजर आ रही हैं। प्राइमरली इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। तो इसमें ये 2 लोब्स प्राइमरली इस तरह से ये मौजूद होंगी, और इन दोनों लोब्स के अंदर मजीद इस तरह से बीच में कट बना हुआ होता है, और ड्यू टू दिस कट इसमें फर्दर ईच लोब इज पार्शली सब डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, तो बेसिकली 2 लोब्स हैं इसकी। एक लोब ये जैसे अगर हम इसको यूं दरमियान से काटें तो एक लोब इस साइड पर और एक लोब इस साइड पर, और दोनों लोब्स के अंदर ये पार्शियल डिवीजन की वजह से 2 हाफ्स बन रहे हैं। अच्छा, इन लोब्स के अंदर इसके स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। देखिए एक स्पोरेंजियम यहाँ पर है, एक स्पोरेंजियम यहाँ पर है, एक स्पोरेंजियम यहाँ पर है, और एक स्पोरेंजियम यहाँ पर है। दीज स्पोरेंजिया आर एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये सब क्या है? दीज आर द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये दरअसल माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक्स भी कहा जाता है। माइक्रो
sporangia, also known as pollen sacs. ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स आर फाउंड इन द एंथर ऑफ द स्टेमन, और ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच एंथर. अच्छा, हर एक एंथर के अंदर जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ये आपको क्या दिखाएं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपको दिखाएं. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड सेल्स. ये 2n सेल्स हैं, दे आर डिप्लॉयड सेल्स. डिप्लॉयड हैं तो इसका मतलब है कि ये अभी स्पोरोफाइट जनरेशन चल रही है. ठीक है, वो मेन प्लांट बॉडी जिसके ऊपर फ्लावर था वो भी डिप्लॉयड थी, पूरी बॉडी स्पोरोफाइट जनरेशन थी, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आर स्टिल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स. इट मींस कि दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन. बट दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन. इनके अंदर होगी मियोसिस, और इस मियोसिस के बाद इनसे मजीद 4 सेल्स के यूं क्लस्टर्स पैदा होंगे, यूं टेट्रॉड्स बनेंगे. दीज टेट्रॉड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स. हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड करके ये सेवरल टेट्रॉड्स बना लेगा. ठीक है, तो ये जो टेट्रॉड्स बने, टेट्रॉड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर के टेट्रॉड्स हैं. और माइक्रोस्पोर्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये जो टेट्रॉड्स बने, तो ये दरअसल कौन सी सेल डिवीजन हुई है यहां पर? विच सेल डिवीजन अकर्स एट दिस? यहां पे मियोसिस हुई है. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस. ठीक है, मियोसिस की वजह से ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं. तो माइक्रोस्पोर्स यहां पे बनने के बाद डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं. ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर्स की फर्दर आपको डेवलपमेंट दिखा रहे हैं. माइक्रोस्पोर्स बिकम मैच्योर, एक दूसरे से अलग हो गए, एंड दे एक्सर्ट प्रेशर अपॉन द एंथर. तो एंथर के ऊपर जब ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो एंथर बिकम्स रप्चर्ड. एंथर वहां से रप्चर हो जाएगा, और एंथर के रप्चर होने की सूरत में वहां से ये देखिए एंथर इस तरह से ये रप्चर हो गया, और एंथर के रप्चर होने की सूरत में ये सारे माइक्रोस्पोर बाहर बिखरना शुरू हो गए. तो ये आपको माइक्रोस्पोर्स का डिस्पर्सल दिखाया जा रहा है कि माइक्रोस्पोर यहां से निकल कर बाहर डिस्पर्स हो रहे हैं. लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स बिगिन टू डिस्पर्स आउटसाइड. ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चारों के अंदर ये दिखाया कि यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर ये टेट्रॉड्स ऑफ माइक्रोस्पोर, और ये फिर इनकी मैच्योरिटी, और उसके बाद फिर ये इसको बस्ट करके बाहर निकल गए. तो एक्चुअली ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सारे इवेंट परफॉर्म होने हैं. ठीक है, सिर्फ समझाने की गर्ज से आपको ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अलग अलग मैंने इवेंट शो किया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए. लेकिन ये याद रखिए कि ये चारों के अंदर ये ऐसा होना है. ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक माइक्रोस्पोरेंजियम में यूं बस्टिंग हो रही है, किसी एक में ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये हर एक ने इसी तरह से बस्ट होना है, और हर एक से इसी तरह से माइक्रोस्पोर बनने के बाद बाहर निकलने हैं. यानी यहाँ से ये माइक्रोस्पोर जो मैं बनते हुए निकलते हुए दिखा रहा हूँ, तो ये माइक्रोस्पोर इन्हीं स्टेजेस से गुजर कर ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसी तरह से इसकी भी बारी आनी, इसकी भी. तो ये सारे जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये एक साथ ही बस्ट करते हैं, एक साथ ही इनके अंदर इवेंट हो रहा है. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पहले कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर उसके बाद होगा, तो इसके अंदर उसके बाद, ऐसा नहीं है. तो ये सब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक साथ ही ये सारे इवेंट हो रहे होते हैं, और फिर ये एक साथ सब माइक्रोस्पोरेंजिया बस्ट करते हैं और सारे माइक्रोस्पोर बाहर बिखर जाते हैं. सो दिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन of microspores is called microsporogenesis. जब ये माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं ना, तो अब इन माइक्रोस्पोर्स को पॉलिनेशन से गुजरना होता है, पॉलिनेट करना होता है. These माइक्रोस्पोर्स have to be pollinated. Microspores have
to be transferred from एंथर टू, ये एंथर से कहां पे ट्रांसफर होंगे, टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल। तो कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर इनको ट्रांसफर होना है, एंड दिस इवेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन जो है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन ये किसी एक फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे हो सकती है, या एक ही प्लांट के एक फ्लावर से माइक्रोस्पोर्स निकलकर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जा सकते हैं, यानी ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, अगर इसमें ये एक ही प्लांट इन्वॉल्व हो तो इसे कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर डिफरेंट प्लांट्स के माबैन ये पॉलिनेशन हो रही है तो इसे कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये माइक्रोस्पोर्स जब पॉलिनेट हो जाएंगे तो पॉलिनेट होने के बाद इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी। ड्यूरिंग पॉलिनेशन द माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जब ये पॉलिनेट कर रहे होंगे, ड्यूरिंग पॉलिनेशन द माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड, द माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो पोलन ग्रेन वर्ड यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, पोलन ग्रेन्स आर एक्चुअली माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये दरअसल माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन टर्म हम माइक्रोस्पोर्स के लिए कब यूज करते हैं, जब माइक्रोस्पोर्स पॉलिनेट कर रहे होंगे, जब ये माइग्रेट कर रहे होंगे। और ये कैसे माइग्रेशन होगी, कौन सा फैक्टर है जो इस माइग्रेशन को इंश्योर करेगा, तो उसमें दो मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो मेन फैक्टर्स हैं पॉलिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें ये पॉलिनेशन विंड के जरिए भी हो सकती है, विंड, और दूसरा ये इंसेक्ट्स के जरिए भी हो सकती है। सो विंड एंड इंसेक्ट्स ये दो मेन मीन्स हैं पॉलिनेशन के, इनके जरिए दरअसल ये माइग्रेशन होती है पॉलन्स की फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। फर्क ये होता है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे ना, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर छोटे छोटे होंगे और उनके माइक्रोस्पोर्स बहुत ज्यादा तादाद में होंगे और लाइट इन वेट होंगे। समझ रहे हैं आप, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की पहचान क्या है, फ्लावर्स विल बी वेरी स्मॉल इन साइज, माइक्रोस्पोर्स विल बी वेरी लार्ज इन नंबर एंड लाइट इन वेट। और जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स ये शोई फ्लावर्स होते हैं, बड़े फ्लावर्स होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और सेंटेड होते हैं, इनमें से फ्रेग्रेंस निकल रही होती है। तो ये बुनियादी फर्क आपने विंड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में याद रखना है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे इसका टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हालांकि प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये आपके ज़रूर माइंड में होनी चाहिए वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग द लाइफ साइकिल। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल and megasporogenesis। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है। कार्पल के अंदर मेगास्पोर ने प्रोड्यूस होना है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर मींस फीमेल स्पोर, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, कार्पल का देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि एक कार्पल बेसिकली देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है कार्पल। तो कार्पल में आपको ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा।
हाँ जी, तो कार्पेल में आपको याद है कि ये जो ऊपर आपको पार्ट नजर आ रहा है कार्पेल में, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, और ये दरमियान में इसका स्टाइल है, और ये बॉटम में इसकी ओवरी है। और ओवरी के अंदर यहां पर ओव्यूल प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर क्या चीज मौजूद है? ओव्यूल। और ओव्यूल एक सिंगल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल दरअसल ये मेगास्पोरेंजियम है। याद है ना आपको, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओव्यूल एक खास किस्म का मेगास्पोरेंजियम होता है। बताइए इसकी क्या खसूसियत है? याद कीजिए। हाँ जी, मैंने बताया था बेटा कि ये ओव्यूल जो है ना, ये इंटेगुमेंटेड इंडीसेंट मेगास्पोरेंजियम है। इंटेगुमेंटेड इंडीसेंट मेगास्पोरेंजियम, याद करें, क्योंकि इसके पास ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, दीज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। इनको कहते हैं इंटेगुमेंट्स। और इन इंटेगुमेंट्स की वजह से इसमें क्या फीचर आपने देखा था, कल मैंने आपको बताया था, ये जो इंटेगुमेंट्स हैं इस मेगास्पोरेंजियम को रप्चर नहीं होने देते, फटने नहीं देते, इसको बस्ट नहीं होने देते। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। दिस ओव्यूल कंटेन्स ओनली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। और ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा। मेगास्पोर मदर सेल, this single megaspore mother cell will produce megaspores by meiosis। इसके बरक्स आपको याद है कि अभी मैंने आपको एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बताए थे, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल। वो कितने थे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स? बहुत ज्यादा थे। लेकिन उसके बरक्स मेगास्पोर मदर सेल एक होता है। एक स्पोरेंजियम, एक मेगास्पोरेंजियम में एक ही मेगास्पोर मदर सेल होगा। और इस मेगास्पोर मदर सेल में होगी सेल डिवीजन, जिससे 4 मेगास्पोर बनेंगे। देखो इसकी मेगास्पोर की फॉर्मेशन में यहां पे अलग से दिखाना चाहता हूं आपको। ये यहां से हम ओव्यूल को इधर थोड़ा बाहर निकाल के इधर ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ओव्यूल, इसको हमने यहां पे ये बाहर निकाल के ड्रॉ किया है। तो इस ओव्यूल के अंदर ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर, इसको मैं फर्दर यहां पे शो करता हूं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है। सपोज दिस इज मेगास्पोर, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल ये मियोटिक सेल डिवीजन के जरिए डिवाइड करेगा। दिस मेगास्पोर मदर सेल दिस इज एक्चुअली 2n सेल, और ये डिवाइड करेगा मियोसिस के जरिए। और मियोसिस के जरिए डिवाइड करने पर पहले स्टेप में इससे ये 2 सेल्स फॉर्म होंगे, दोनों फिर डिवाइड करेंगे और फिर 4 सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मियोसिस सेल डिवीजन हुई है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई। तो इस तरह से सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद टोटल 4 मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस। दीज आर मेगास्पोर। बट ये जो मेगास्पोर्स हैं विच आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, 4 बनेंगे, 4 मेगास्पोर। इन चारों में से 3 मेगास्पोर्स विल बी डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, 3 मेगास्पोर्स यहां से डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, नहीं ये खत्म हो जाएंगे। These 4 will be disintegrated, disintegrated।
ये मर जाएंगे, कुर्बानी देंगे, सैक्रिफाइस हो जाएंगे। These three will be disintegrated, only one will survive and that is known as functional megaspore. इसे क्या कहा जाएगा? Functional megaspore. So this functional megaspore is the only surviving megaspore in the megasporangium. बाकी सारे ये फना हो गए। वो क्यों? वो इस वजह से बेटा कि आपको पता है कि इसके गिर्द ये इंटेगुमेंट्स मौजूद हैं और इंटेगुमेंट्स की वजह से इसको बाहर तो निकलना नहीं नसीब होगा, और अंदर ही अगर ये चारों सरवाइव करते तो इनके दरमियान कंपटीशन डेवलप हो जाता फूड के लिए, और उस कंपटीशन की वजह से ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते। तो नेचर ने यहाँ पर 3 को डिसइंटीग्रेट कर दिया, एक को सरवाइव करवाया ताकि वो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से लुत्फानंदोज हो सके और वो अपनी अच्छी ग्रोथ कर सके। तो ये एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे अब डेवलप हुआ है। ठीक है, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? तो कार्पल में ये इस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है। अच्छा बेटे देखिए, अब तक हमने ये कार्पेल और स्टेमन इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया, स्पोर्स बन चुके हैं। अब स्पोर्स जब बन जाते हैं तो आपको पता है ना कि स्पोर्स कौन सी जनरेशन का पार्ट होते हैं? स्पोर्स आर द पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। चूंकि स्पोर का क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है तो स्पोर बिकॉज ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर दे आर द पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। अब स्पोर की जर्मिनेशन होगी और गैमेटोफाइट्स डेवलप होंगे। एंजियोस्पर्म के अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन बड़ी रिड्यूस्ड होती है। अब आप देखिए कि गैमेटोफाइट कैसे बनेंगे। पहले हम देखते हैं मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बताइए मेल गैमेटोफाइट कहां से ओरिजिनेट होगा भाई? नहीं भाई, माइक्रोस्पोर से। बेटा आपको ये चीजें याद क्यों नहीं हो रही? मेल गैमेटोफाइट विल बी डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। मैंने आपको ये चीज समझाई थी ना कि स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनता होता है? स्पोर की जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। और अगर स्पोर दो किस्म के हों, स्पोर अगर दो किस्म के हों, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर, तो फिर गैमेटोफाइट भी दो किस्म के होंगे। जो माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर, तो उस माइक्रोस्पोर से जो गैमेटोफाइट बनेगा उसे कहा जाएगा मेल गैमेटोफाइट। ठीक हो गया? और जो मेगास्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा उस गैमेटोफाइट को क्या कहा जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। ये आप स्टोरी अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। यानी अगर तो किसी प्लांट के अंदर स्पोर सिंगल टाइप का हो, जैसा कि आपने लोअर प्लांट्स में देखा था, ब्रायोफाइट्स में आपको बताया था कि उसमें स्पोर्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, वो होमोस्पोरस स्पोरोफाइट रखते हैं, तो उनके तमाम स्पोर्स एक जैसे होते हैं, उनसे फिर एक ही गैमेटोफाइट ओरिजिनेट होता है। लेकिन जब स्पोर्स दो डिफरेंट टाइप के हों, जैसा कि हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स के अंदर है, ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर दूसरा मेगास्पोर, लिहाजा 2 डिफरेंट टाइप के गैमेटोफाइट ओरिजिनेट होंगे, एक मेल गैमेटोफाइट और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब बताइए कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मेल गैमेटोफाइट कहां से ओरिजिनेट होगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ? माइक्रोस्पोर से। गुड। और माइक्रोस्पोर कहां प्रोड्यूस हुए? याद कीजिए, वेयर माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड? हाँ, स्पोरोफाइट में किस जगह बने हैं भाई? आप हमेशा वो जनरल आंसर देते होते हैं। स्टेमन के अंदर। स्टेमन में किस जगह पर? टू द पॉइंट बताइए मुझे, शाबाश। स्टेमन में कौन सी जगह है जहां माइक्रोस्पोर बनते हैं? एंथर। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जहां माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर कहां बनते हैं जब भी पूछा जाए तो आपने कहना है माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच आर प्रेजेंट इन द एंथर ऑफ द स्टेमन एंड द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आप समझ आई बात? इस तरह पूरी कहानी बताते हैं, उसका आखिरी पता तक बताते हैं कि ये उसका एड्रेस है। ऐसा नहीं कहते भाई प्लांट में बनते हैं, और भाई प्लांट में तो बनते हैं, लेकिन आपसे प्लांट में साइट पूछिए कि उसकी जगह क्या है। ठीक है भाई? हाँ जी।
तो माइक्रोस्पोर्स से ये मेल गैमेटोफाइट ने ओरिजिनेट होना है। और माइक्रोस्पोर आपको याद है एंथर के अंदर बनने के बाद माइक्रोस्पोर कहां गए थे? एंथर के ऊपर बनने के बाद माइक्रोस्पोर कहां गए थे जी? तो स्टिग्मा के ऊपर ये जो माइक्रोस्पोर की माइग्रेशन, ऐसे क्या कहते हैं? दिस माइग्रेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पॉलिनेशन। गुड। तो जब ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाते हैं, तो स्टिग्मा के ऊपर इनकी जर्मिनेशन होगी। मिसाल के तौर पर दिस इज द स्टिग्मा वेयर माइक्रोस्पोर्स आर फॉलन। तो माइक्रोस्पोर अब ये यहां पर जर्मिनेट करेंगे। असल में स्टिग्मा सीक्रीट सम शुगरी फ्लूइड, यहां से कुछ शुगरी फ्लूइड सीक्रीट हो रहा है, तो ये शुगरी फ्लूइड दरअसल इन माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन का बाइस बनता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, इनको ड्यूरिंग पॉलिनेशन क्या नाम दिया था हमने? इनको पॉलन ग्रेन्स कहा था। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स दरअसल माइक्रोस्पोर्स हैं और अब ये पॉलिनेट हो चुके हैं। अब ये आ चुके हैं स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज एक्चुअली द स्टिग्मा, और अब स्टिग्मा के ऊपर इनकी जर्मिनेशन होनी है और इनसे क्या चीज बननी है? मेल गैमेटोफाइट। तो ये कैसे जर्मिनेट करेंगे? देखो, जैसे ही इनको शुगरी फ्लूइड मिलता है ना, तो माइक्रोस्पोर बिगिन टू जर्मिनेट। ये मैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर को बड़ा करके दिखाता हूँ और इसकी जर्मिनेशन शो करता हूँ। सपोज दिस इज माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का ये जो न्यूक्लियस है ना, इट विल डिवाइड। ठीक है, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस ये 1n होगा, ये 2n होगा? जरा सोच के बताइएगा मुझे। दिस इज माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस, इज इट 1n और 2n? शाबाश, 1n। दिस इज मियोटिक प्रोडक्ट, ये मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होकर आया है। दिस इज 1n। लेकिन अब ये जो 1n माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पूरा सेल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी जो फर्दर डिविजन्स हैं वो सारी माइटोटिक डिविजन्स हैं। अब देखो, इसमें जब डिवीजन होगी तो इस डिवीजन के नतीजे में 2 न्यूक्लियाई अब बन जाएंगे। ये देखिए, 2 न्यूक्लियाई बन गए। One of them is called vegetative, one of them is called vegetative, या फिर ट्यूब न्यूक्लियस भी इसे कहा जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस, एंड द अदर इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस है, ये इसकी ट्यूब फॉर्म करना शुरू कर देगा, पॉलन ट्यूब। देखो, इसमें से ये इस तरह से करके एक पॉलन ट्यूब यहां से यूं ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएगी। और अब ये जो पॉलन ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय दिस वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस या पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, ये इस पॉलन ट्यूब को फॉर्म कर रहा है, और पीछे पीछे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो आ रहा है। दिस इज जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर अब स्टैब्लिश हो गया। आखिर में जब ये पॉलन ट्यूब स्टैब्लिश हो जाएगी, कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी, तो पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल बी डिसइंटीग्रेटेड। ये देखिए, ये अब स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, और ये पॉलन ट्यूब जो है कंप्लीटली फॉर्म हो चुकी है। सपोज ये फुली फॉर्म्ड पॉलन ट्यूब है, कंप्लीटली डेवलप्ड पॉलन ट्यूब। ये कंप्लीटली डेवलप्ड पॉलन ट्यूब जब ये डेवलप हो जाएगी, तो ट्यूब न्यूक्लियस विल बी डिसइंटीग्रेटेड, और वो जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, नाउ इट विल डिवाइड, और जनरेटिव न्यूक्लियस की फर्दर डिवीजन से क्या चीज बनेगी? तो जनरेटिव न्यूक्लियस विल गिव राइज टू स्पर्म न्यूक्लियाई। अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस से ये क्या चीज बनी है? दीज आर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई। तो स्पर्म न्यूक्लियाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम जनरेटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस से स्पर्म न्यूक्लियाई ओरिजिनेट हुए हैं। ये जो स्पर्म न्यूक्लियाई, दीज आर एक्चुअली द मेल गैमेट्स। ये क्या है? मेल
गैमीट्स हैं और इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, हैप्लॉइड 1n। ये जनरेटिव न्यूक्लियस की डिवीजन से पैदा हुए हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस का मैं यहां पे रोल बता रहा हूं कि डिवाइड, बल्कि व्हेन पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, व्हेन पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, it divides to form two sperm nuclei। ठीक है भाई, तो ये स्पर्म न्यूक्लियाई दरअसल जनरेटिव न्यूक्लियस की डिवीजन से पैदा हुए हैं, और जबकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब को फॉर्म कर रहा था और जैसे पोलन ट्यूब बन जाएगी ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा पोलन ट्यूब। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मेल गैमेटोफाइट। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है ना, दिस स्ट्रक्चर इज द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, हाँ जी। अब आपने देखा कि मेल गैमेटोफाइट कितना बड़ा है। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट ये इतना नन्ना मुन्ना सा स्ट्रक्चर है जो कि आंख से नजर भी नहीं आता। इसमें मेल गैमेटोफाइट में क्या कुछ इंक्लूडेड है, इसके अंदर ये पोलन ग्रेन बॉडी, द बॉडी ऑफ पोलन ग्रेन इसमें इंक्लूडेड है। बॉडी ऑफ पोलन ग्रेन, वही पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की बॉडी। ट्यूब, पोलन ट्यूब इसमें इंक्लूडेड है, पोलन ट्यूब। और इसके अंदर ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई इंक्लूडेड है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। आई थिंक आपको अब मेल गैमेटोफाइट समझ में आ गया। नाउ दूसरी तरफ देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, तो फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट की जो फॉर्मेशन है या डेवलपमेंट ये कुछ इस तरह से होनी है कि फीमेल गैमेटोफाइट ये कहां से ओरिजिनेट होगा, शाबाश मुझे बताइए। अभी मैंने मेगास्पोर से, वेल डन। और मेगास्पोर कहां मौजूद होता है, शाबाश। स्टिग्मा में नहीं, कार्पल के अंदर। मेगास्पोर कार्पल के ओवरी के अंदर मौजूद होता है। यस, इट इज सिचुएटेड इन द ओवरी ऑफ द कार्पल। मेगास्पोर असल में ये ओव्यूल के अंदर मौजूद है। मेगास्पोर इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ये सपोज करें ये कार्पल बनाया हमने, तो इस कार्पल में ये बॉटम के अंदर आपको जो स्वेलन पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर एक्चुअली, हाँ जी, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट है। तो हियर इज द मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनना है। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे डेवलप होता है, इसको हम समझने के लिए इसको बड़ा करके यहां पे दिखाते हैं। देखिए, ये सपोज करें मेगास्पोर है, तो मेगास्पोर का आपको इस वक्त ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है। दिस इज मेगास्पोर न्यूक्लियस। बताओ ये 1n होगा या 2n होगा, मेगास्पोर न्यूक्लियस? ये 1n होगा, बिल्कुल, बिकॉज इट इज मियोटिक प्रोडक्ट, इस वजह से ये 1n है। अच्छा, इसके अंदर अब 3 बार डिवीजन होनी है। पहली मर्तबा जब डिवीजन होगी तो ये 1 से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। दूसरी बार जब डिवीजन होगी तो 2 से ये 4 हो जाएंगे। और तीसरी बार जब ये डिवीजन होगी तो ये 4 से 8 हो जाएंगे। 4 से ये 8 हो जाएंगे। ये 4 ऊपर
और ये 4 नीचे। ठीक हो गया। ये तीनों सेल डिविजन्स दरअसल माइटोसिस हैं, ये मियोसिस नहीं है, माइटोसिस। ये भी माइटोसिस है, ये भी माइटोसिस है, और ये भी माइटोसिस है। और इन तीनों माइटोटिक सेल डिविजन्स के नतीजे में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है। एट दिस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी तो एट दिस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, अब ऊपर वाले 4 में से 3 ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, ऊपर वाले 4 में से 3 ऊपर माइग्रेट कर जाएंगे, और नीचे वाले 4 में से भी 3 नीचे माइग्रेट कर जाएंगे। ये देखिए, ये 3 ऊपर माइग्रेट कर गए, और इसी तरह से ये 3 नीचे माइग्रेट कर गए। जी बिल्कुल। और 2 जो हैं वो आपस में या तो उसी वक्त कंबाइन हो जाते हैं या फिर थोड़ी देर के बाद कंबाइन होते हैं जब मेल गैमीट पहुंचता है। ठीक है, तो ये 2 जो दरमियान में रह गए थे, अगर ये उसी वक्त कंबाइन हो जाएं तो ऐसी सूरत में इनकी फ्यूजन के बाद बन जाता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस। और अदरवाइज जब मेल गैमीट आएगा तब जरूर ये कंबाइन करेंगे, यानी कुछ प्लांट्स में फौरन कंबाइन कर जाते हैं और कुछ में बाद में। तो आप देखो इनके फ्यूजन के बाद अब ये जो बना है ना, ये एक 2n न्यूक्लियस बन गया। हालांकि पहले बाकी सारे कौन से हैं, 1n 1n है, ये भी 1n है, ये भी 1n, ये भी 1n, क्योंकि ये सब के सब माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए ना, तो ऑल ऑफ देम आर 1n। बट ये 2 चूंकि 1n आपस में फ्यूज हो गए तो ये 2n बन गए। तो अब ये only 2n nucleus is known as definitive, इसको कहते हैं definitive या फिर secondary nucleus, secondary nucleus। ऊपर वाले 3 को कहते हैं antipodals, antipodals। नीचे वाले जो 2 साइड वाले हैं उन्हें कहा जाता है synergids, synergids। और जो ये एक बड़े साइज का सेंट्रल वन है, दिस इज कॉल्ड एग, दिस इज द फीमेल गैमीट। ये ओनली 1 फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन दिस फीमेल गैमीट। ठीक है भाई, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये रहा, ये दिस होल स्ट्रक्चर, ये यहां से लेकर यहां तक ये सारा स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेटिव न्यूक्लियस, एंटीपोडल्स, 2 synergids, 1 egg एंड द बॉडी ऑफ द मेगास्पोर। अब आप फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मुझे बता सकते हैं? अगर सवाल पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये डेवलपमेंट भी आपको समझ में आ गई कि फीमेल गैमेटोफाइट कहां डेवलप हुआ है। दिस फीमेल गैमेटोफाइट हैज बीन डेवलप्ड विद इन द ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर बना है। अच्छा, एक और बात याद रखिए कि फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। द फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक, इसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। अच्छा, अब क्या मरहला आ गया, दोनों गैमेटोफाइट बन गए, अब क्या होना है, फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट विल फर्टिलाइज विथ ईच अदर। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, देखो ये देखिए यहां पर वही चीज दिखाई है, ये पोलन, ये जर्मिनेशन हो रही है उसकी। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता पोलन ट्यूब ग्रो करती जा रही है और ये 2 मेल गैमेट्स ये यहां पर पहुंच गए। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होनी है। तो फर्टिलाइजेशन इस तरह से होगी कि ये जो 2 मेल गैमीट हैं, आउट ऑफ दीज 2 मेल गैमीट, इस वक्त ये देखो, इस वक्त आपको यहां पर बाकी चीजें जो है ना वो इग्नोर कर दी हैं, सिर्फ ये 2 चीजें दिखाई जा रही हैं इस वक्त। ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द एग एंड दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये एग।
बाकी चीजें हमने शो नहीं की क्योंकि बाकी चीजों का रोल यहां पर स्पेसिफिक नहीं है। हमने स्पेसिफिकली इन दो का रोल अभी डिस्कस करना है, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस ये क्या करने लगे। तो देखिए ये दो मेल गैमीट्स हैं, इन दो मेल गैमीट में से एक गैमीट फर्टिलाइज करेगा एग के साथ और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये दोनों मेल गैमीट्स दाखिल होंगे माइक्रोपाइल से। ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है ना उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। तो इस माइक्रोपाइल के रास्ते पोलन ट्यूब अंदर दाखिल होती है। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि पोलन ट्यूब ये फीमेल टिश्यू के अंदर यानी कार्पेल के अंदर पेनिट्रेट कैसे करती है। असल में पोलन ट्यूब से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो इस कार्पेल वाले टिश्यू को डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं और पोलन ट्यूब रफ्ता रफ्ता अंदर पेनिट्रेट करती चली जाती है और यहां तक कि ये पोलन ट्यूब ये फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच गई है थ्रू द माइक्रोपाइल। और अब यहां पर पहुंचकर ये दोनों मेल गैमेट्स अंदर रिलीज हो जाते हैं। इन दो मेल गैमीट में से एक मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज फर्टिलाइज विद एग और ओवम और दूसरा फर्टिलाइज हो रहा है विद डेफिनेटिव न्यूक्लियस या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इस तरह से दो चीजें यहां पे फॉर्म होंगी। दो चीजें क्या बनेंगी यहां पर, इनमें से ये जो फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं एग और वन मेल गैमीट की, इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा जाइगोट। इट विल प्रोड्यूस जाइगोट। और जबकि ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं, इसके साथ दूसरा मेल गैमीट जब फर्टिलाइज करता है तो इससे बनता है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जरा गौर से मुझे बताइएगा कि मेल गैमीट का क्रोमोसोम नंबर क्या था, 1n। ये भी 1n, ये भी 1n। और ओवम का क्रोमोसोम नंबर था 1n। तो 1n फर्टिलाइज होकर ये जाइगोट बनाएगा, ये क्या हो जाएगा 2n। बट ये जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस है ये ऑलरेडी 2n था और 1n स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो ये इन दोनों के मिलने से क्या चीज बनेगी, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज 3n। तो याद रखो कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो 3n होता है। अच्छा, अब इनकी आगे फेट क्या है, जाइगोट डिवाइड करेगा, बार बार इसमें सेल डिवीजन होगी एंड इट विल गिव राइज एम्ब्रियो, यहां से बनेगा एम्ब्रियो। और जबकि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये डिवाइड करके मैच्योर एंडोस्पर्म बना लेता है, मैच्योर एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म किसे कहते हैं, एंडोस्पर्म दरअसल एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर हो जाएगा, दिस इज फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो इसमें फूड स्टोर हो जाता है जो कि एम्ब्रियो को फैसिलिटेट करता है सरवाइव करने के लिए। लेकिन दो तरह के सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है, उनको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। और कुछ के अंदर ये एंडोस्पर्म डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बहरहाल एम्ब्रियो जरूर कायम रहेगा। अच्छा, जब ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहे थे तो मीनवाइल जो बॉडी है ओव्यूल की, द ओव्यूल बॉडी इज नोन एज न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल। इस बॉडी ऑफ ओव्यूल के अंदर भी फूड स्टोर होगा और ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये भी मेच्योर हो जाएंगे एंड द होल स्ट्रक्चर विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। सो ये चीज बन जाएगी सीड। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ना वो इसके सीड कोट बन जाते हैं, इंटेगुमेंट्स बिकम द सीड कोट एंड द होल स्ट्रक्चर विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, जिसके अंदर एक एम्ब्रियो मौजूद होगा। मीनवाइल जब ये सीड फॉर्म हो रहा था तो ये जो ओवरी की वॉल होती है ये भी राइपन हो जाती है और ये राइपन होने के बाद ये क्या बन जाती है, इट बिकम्स फ्रूट। ठीक है, तो ये राइपन होने के बाद ये इस तरह से फ्रूट बन जाएगी। ये इसके अंदर राइपनिंग हो रही है और ये बन गया फ्रूट। और इस तरह से ये जो फ्रूट है ये अब आपको वहां पे लगा हुआ नजर आएगा। बाकी सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बाकी कोई चीज कायम नहीं रहती। ये सिर्फ आपको फ्रूट नजर आएगा और इसके अलावा उसके अंदर मौजूद सीड आपको मिलेगा और ये चीज अब स्टेम के साथ यहाँ पे अटैच नजर आएगी। ठीक है, तो फ्रूट कहां से बना है, ओवरी से। फ्रूट ओवरी से ओरिजिनेट होता है। ये देखिए कौन सा फ्रूट बना दिया हमने, मैंगो। ठीक है, माय फेवरेट मैंगो। क्या कह रहे हैं आप, माल्टा बनाओ। अच्छा, सर्दियों का मौसम है इसलिए।
चलो कोई बात नहीं, मैंने अपना पसंदीदा फ्रूट बनाया है। तो ये इस तरह से फ्रूट बन गया और अब फ्रूट की मदद से ये डिस्पर्स हो जाएंगे सीड्स, और जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो उससे एक नया इंडिविजुअल, नया प्लांट दोबारा अपीयर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एंजियोस्पर्म के अंदर ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि out of two male gametes, one is fertilized with egg to form zygote and other is fertilized with definitive or secondary nucleus to form endospermic nucleus. This event is known as double fertilization and this is characteristic feature of the angiospermic plant. आप जब जेम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का फर्क लिखेंगे ना तो उसमें आपने इस पॉइंट को जरूर पॉइंट आउट करना है। जेम्नोस्पर्म्स आप याद रखो उसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन है, यहां पर एक मेल गैमीटोफाइट से दो मेल गैमीट्स कंट्रीब्यूट होते हैं और उनमें से एक फर्टिलाइज होता है एग के साथ, उसको जाइगोट बना देता है, और दूसरा फर्टिलाइज होता है सेकेंडरी या डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ और उसको एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना देता है। सो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.